चीन की विस्तारवादी नीति से तो सब भली भांति वाकिफ हैं किस तरीके से चीन अपनी विस्तारवादी नीति के लिए जाना जाता है। लेकिन चीन एक ऐसा देश है कि वो अपने फायदे के लिए दुश्मनी नहीं, दोस्त की पीठ में भी छुरा घोंपने की कुव्वत रखता है, हिम्मत रखता है। एक बार फिर यही हुआ है। दरअसल न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट छापी है जिसमें कहा गया है कि रूस की जो जासूसी एजेंसी है उसके हवाले से उसने ये लिखा है कि चीन रूस की जासूसी कर रहा है। रूस क्या कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, उसकी टेक्नोलॉजीज और यूक्रेन में किस तरीके से वो जंग लड़ रहा है, क्या उसका तरीका है, इन सारी चीजों की जासूसी कर रहा है। साथ ही आने वाले वक्त में रशिया के कुछ हिस्से पर दावा ठोकने की तैयारी भी चीन कर रहा है। क्या कुछ रिपोर्ट में छपा है और क्या चीन चाहता है, उसी विषय पर चर्चा करेंगे। चर्चा मेरे साथ हैं निपुण आलम बयान जी। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो रिपोर्ट छापी है इससे कितने सहमत असहमत हैं आप? देखिए अभिषेक जी, आपने जो कहा रूस और चीन के बारे में, देखिए एक बात आप जानिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रकृति होती है कि नथिंग इज द परमानेंट, यहाँ कोई स्थायी नहीं होता। और आज आप कह रहे हैं रूस और चीन की दोस्ती, अगर आप इनकी बात करें तो 1969 में दोनों के बीच में वॉर तक हो चुका है। बिल्कुल। और दूसरा आप देखिए 1971 जब अमेरिका, चीन और पाकिस्तान एक खेमे में थे तो दूसरी ओर भारत और रूस खड़े हुए थे, दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे। ये हाल है कि दोनों रशिया और चीन अमेरिका को अपना प्राइमरी एनिमी मानते हैं। ठीक है। तो उस अमेरिका को बैलेंस करने के लिए साथ में है। अगली बात आप सुनिए, 2013 में जो चाइना की पीपल्स आर्मी है उसका एक डॉक्यूमेंट लीक हुआ था और उस लीक में यह था कि 2060 तक उन्हें क्या क्या जमीन पर कब्जा करना है उसका पूरा खाका था, जिसमें यह मेंशन था कि 2060 तक हम रूस का व्लादिवोस्तोक भी कब्जा कर लेंगे। यानी कि रूस का जो व्लादिवोस्तोक है उसको भी अपना बना लिया जाएगा। अब आप सोच लीजिए, मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिया, अगर किसी देश की जमीन पर दावा कोई देश कर रहा है तो क्या वाकई में उनकी दोस्ती स्थायी हो सकती है? मैं मानने को तैयार नहीं हूं। अब रही बात ये जासूसी की जो बातें निकल कर आई हैं, देखिए रशिया और चीन दिखने में आपको एक दिखते हैं लेकिन इनके बीच में भी कंपटीशन है, और कंपटीशन है संसाधनों पे कब्जा करने का। खास तौर से सेंट्रल एशिया, ये जितने तान हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान को छोड़कर बाकी जितने तान हैं वो सारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं। और इन्हीं सारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज पर कंट्रोल करने का, नियंत्रण करने का प्रयास चीन कर रहा है, जो पहले रशिया के हिस्से रहे हैं। और नियंत्रण करने मतलब इनके रिसोर्सेज पर कंट्रोल करने का। और आपने एक संगठन का नाम सुना हो, एससीओ जी। एससीओ वो इन्हीं का बना हुआ संगठन है, इन्हीं सारे देशों का। और यहाँ पर क्या है कि उस सारों के सारे देशों को चीन ने लामबंद करके अपने साथ जोड़ा। तो आज जब हम देखते हैं कि रशिया को यूक्रेन के वॉर में रशिया उलझा हुआ है, हालांकि चीन चाहता नहीं था, वो चाहता था कि रशिया जो है हमारे साथ खड़ा रहे और हम अमेरिका का मुकाबला करें। लेकिन अगर इस बीच रशिया किसी वजह प्रॉब्लमेटिक होता है तो इसके कुछ का फायदा उठाकर चीन अपने रिसोर्सेज को, अपनी स्थिति को मजबूत करने का प्रयास करेगा। उस संदर्भ में आप इसको देखिए। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आप वो देखिए, अभी जब आपका इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट हुआ, इस कॉन्फ्लिक्ट में क्या हुआ है? इस कॉन्फ्लिक्ट में ये हुआ है कि इंडिया और चाइना के, इंडिया और पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में रशिया के जो वेपन थे उन्होंने एज ली है। चाइना की जो वेपन मार्केट है उसको बहुत नुकसान पहुंचा है, ये बात आप जानते हैं। चाइना की वेपन इंडस्ट्री की जो कंपनी, वेपन इंडस्ट्री जुड़ी कंपनियां हैं, उनके लगातार लॉसेस हुए हैं, घाटे हुए हैं, यानी कि उनका शेयर मार्केट डाउन हो रहा है। तो आप बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे देख सकते हैं। हो सकता है कि चीन जो है रशियन वेपन इंडस्ट्री को, रशियन वेपन टेक्नोलॉजी को, उसको हासिल करने का प्रयास कर रहा हो, ये भी आप एक प्रयास के रूप में देख सकते हैं। वो तो पहले भी हासिल कर चुका ना सर, चीन के पास अपना फाइटर जेट का इंजन तो है नहीं।
रशिया के इंजन से ही रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसने अपना इंजन बनाया है। देखिए, केवल आपका हम फाइटर जेट की बात नहीं कर रहे हैं, हम ब्रह्मोस की बात कर रहे हैं, हम S-400 की बात कर रहे हैं। रशिया ने चीन को S-400 नहीं दिया, S-300 दिया हुआ है। मतलब रशिया के और चीन के मांगने के बाद भी रशिया ने अभी तक चीन को S-400 नहीं दिया है। ठीक और हम है। जान रहे हैं भारत पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट में जो S-400 ने जो जलवा दिखाया वो काबिल तारीफ है। लेकिन सर रशिया की सीमा पर भी तो जो है चाइना के एयर डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं, ये जो HQ सीरीज के हैं, जो फेल हो गए यूक्रेन ने जब ये ड्रोन हमला किया। मैं वही आपको बता रहा हूँ कि खुद मैंने आपको कहा कि ये तो रशिया की जो पीपल्स आर्मी का डॉक्यूमेंट उसमें लिखा है कि हम व्लादिवोस्तोक पे कब्जा करेंगे। ये 2013 की आपने बात बताई, ये 2013 में डॉक्यूमेंट लीक हुआ था। उसके बावजूद अगर आज हम 2025 की बात करें, मतलब 12 साल बाद की बात करें, तो रशिया के बॉर्डर पर चीन का डिफेंस सिस्टम है। रशिया फाइटर जेट्स बेचता है चाइना को। चाइना रशिया के साथ खड़ा है। अमेरिका जब उस पर सैंक्शंस लगाता है खुलकर खड़ा है। इकलौता देश अगर है चाइना, वो उसके साथ खुलकर खड़ा है। उसके बावजूद मतलब 2013 में जब ये डॉक्यूमेंट लीक हुआ, फिर भी दोनों देश इतने साथ साथ कैसे? मैंने आपको क्या कहा, नथिंग इज द परमानेंट। यहाँ परमानेंट कुछ नहीं होता। आप देखिए चीन के साथ 1960 में हमारा वॉर हुआ, तो 87 में राजीव गांधी विजिट करते हैं चीन, और तब से हम देखते हैं कि चीन के साथ जो संबंधों में पहले कड़वाहट थी वो काफी बेटर हुई। और 2005 तक आप देखेंगे तो भारत और चीन के संबंधों में बहुत ज्यादा टेंशन हमको देखने को नहीं मिली है। ठीक है। लेकिन 2005 के बाद जब चीन को ये लगने लगा कि भारत और चीन के बीच में एक बड़ा गैप आ चुका है और इसको भरने में भारत को बहुत समय लगेगा, तो उसके बाद से चीन ने अपना आक्रामक रुख हमारे अगेंस्ट अपनाना शुरू कर दिया। तो संबंधों को जब हम IR में पढ़ते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस में पढ़ते हैं, तो नथिंग इज अ परमानेंट। यहाँ परमानेंट कुछ नहीं है। ठीक है, ये बात को आप समझिए। अब रशिया कैसे जवाब देगा इसका? नहीं, देखिए रशिया का, देखिए अभी क्या है, अगर हम 90 से पहले की बात करें तो 90 से पहले क्या था कि चीन जो है छोटा भाई लगता था और रशिया बड़ा भाई लगता था। अभी रशिया छोटा भाई लगता है और चीन बड़ा भाई लगता है। कैसे? चीन की इकोनॉमी बड़ी है। चीन करीब आपका 20 ट्रिलियन का, रशिया आपका 4 ट्रिलियन का भी नहीं है, तो 5 गुना अंतर आपका है। और दूसरा एक बात और जानिए अभिषेक जी, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में गिव एंड टेक का रिलेशन होता है। चीन अगर यूक्रेन वॉर में रशिया के साथ खड़ा है तो चीन इस सपोर्ट करने का भी कुछ ना कुछ चाहेगा। तो अभी तो रशिया इस कंडीशन में नहीं है कि वो चीन को जवाब दे, चीन को रिप्लाई दे, क्योंकि ऑलरेडी अभी तो रशिया जो उलझा हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि रशिया की प्लानिंग्स नहीं होंगी कि कैसे चीन के इन प्रभाव को टैकल करना है। और इसलिए आप देखते भी हैं रशिया जो है भारत के साथ बेटर रिलेशन इसलिए भी रखता है कि कल को अगर किसी वजह से चीन से तनाव हो तो उस स्थिति में भारत को साथ में लेके मैं बैलेंस कर सकूं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ऐसे ही चलता है। यहाँ पर एक शतरंज की बिसात होती है, हर देश अपनी अपनी चालें चलता है, एक देश दूसरे देश को साथ में लेके चलता है। तो बहुत सारी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की यही एक क्या ना, जिसको हम कहते हैं कि गठबंधन कह लीजिए, गठजोड़ कह लीजिए, तुकबंदी कह लीजिए, कुछ भी आप कह लीजिए। तो मतलब इधर भारत की तरफ भी विस्तार चाहता है, उधर रशिया की तरफ भी रूस विस्तार चाहता है, ताइवान पर भी कब्जा करना चाहता है। मतलब एक लाइन में अगर मैं आपसे जानना चाहूं तो चाहता क्या है चाइना? देखिए चाइना के बारे में कहा जाता है कि चाइना जो है ना एक मिडिल किंगडम सिंड्रोम से ग्रसित है। मिडिल किंगडम सिंड्रोम का मतलब एक मिडिल काल में, यानी कि मध्य काल में चीन का जो एम्पायर था वो काफी बड़ा एम्पायर था। तो वो ये कहता है कि मैं दोबारा उस एम्पायर को हासिल करना चाहता हूं। पहला तो ये। दूसरा, वो अपनी सेना को नए नए टारगेट देकर हमेशा इन्वॉल्व रखना चाहता है ताकि सेना जो है उन्हीं टारगेट में उलझी रहे और कभी भी कम्युनिस्ट पार्टी के मामलों में दखलंदाजी ना करे।
वो तो व्यापार में भी उलझी हुई है, उसे क्या जरूरत है इन टारगेट्स की। नहीं, देखिए क्या है कि जो पाकिस्तान से गलती हुई, पाकिस्तान से गलती ये हुई, पाकिस्तान ने हिंसा के दम पर हासिल किया, और जो वहां पर हिंसक लोग थे उन्हीं से क्या बनी है, वहां की सरकारें बनी है। तो चीन नहीं चाहता था कि हमारे यहाँ पर जो आर्मी के माध्यम से हमने जो पावर हासिल की है चीन ने, कि उस आर्मी का इन्वॉल्व पॉलिटिक्स में हो, कहीं हमारे यहाँ भी कोप ना हो जाए। तो उस सेना को एंगेज रखना है, दुनिया की सबसे बड़ी सेना है नंबर्स में बात करें तो, ठीक है। तो उस सेना को नए नए टारगेट, नए नए झगड़ों में उलझाए रखना ताकि वो कॉन्फ्लिक्ट में रहे और कुछ कब्जा कर ले तो वेल एंड गुड। ठीक है सर। अच्छा, एक दिमाग में मेरे एक सवाल और आया, जिस तरीके से चाइना की ये नीति अब खुलकर सामने आई है, 2013 में भी आपने बताया खुलकर सामने आई थी, ट्रंप भी लगातार रशिया के साथ बातचीत में है, तो क्या ये समीकरण बदल सकता है? क्या रशिया और अमेरिका के रिश्ते बेहतर हो सकते हैं चाइना को काउंटर करने के लिए? आप एक बात जान लीजिए, मैंने अभी आपको कहा, ये तो ट्रम्प ने कहा भी था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हम साथ में लेकर लड़े थे। तो यही बात आप देख सकते हैं, नथिंग इज द परमानेंट, कुछ भी चेंजेस हो सकता है। मैं अब ये देख रहा हूँ कि जो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया है, इनमें नजदीकियां बढ़ रही हैं जो इतने सालों से लड़ते आ रहे हैं। तो जबकि एक के ऊपर अमेरिका का हाथ, एक के ऊपर रशिया का हाथ, और वो नजदीक आ रहे हैं, अब वो नजदीक आ रहे हैं। तो ये इसका साक्षात प्रेजेंट का उदाहरण है। मतलब चीन की ये विस्तारवादी नीति अगर भविष्य में भी इसी तरीके से चलती है तो समीकरण बदल सकते हैं, ये दोस्ती दुश्मनी के जो रिश्ते हैं ये अलग लेवल पर पहुंच सकते हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका इतनी गहनता से चर्चा करने के लिए और ये फैक्ट्स हमें बताने के लिए। बाकी चीन की जो नीति है उसे पूरी दुनिया जानती है, किस तरीके से चीन अपनी विस्तारवादी नीति के लिए जाना जाता है। 75 से ज्यादा देशों को BRI के अंतर्गत वो लोन दे चुका है, जिससे कि अपना प्रभुत्व उन देशों पर वो बना सके। यही काम इससे पहले USAID के माध्यम से अमेरिका किया करता था और उसी से सीख कर चाइना भी अब वही काम कर रहा है। बाकी अब देखना दिलचस्प होगा कि ये समीकरण जो रशिया प्लस चाइना है, ये क्या अमेरिका प्लस रशिया भविष्य में हो सकता है। आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।